हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज मैं आप लोग से सामान्य अध्ययन के बारे में बातचीत करेंगे। सामान्य अध्ययन के आज 50 क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा। यह 50 क्वेश्चंस आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से सुने, याद करें और नोट करें। यह क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आप देखिए। और साथ ही मालूम है आपको कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से यह तैयारी आप लोग को कराया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब। ऑप्शन सी है पूजा स्थल। ऑप्शन डी है कला और वस्तुकला। यानी रिजल्ट आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेगास्थनीज का दूत था। ए ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है मेगास्थनीज दूत था। ए ऑप्शन है सेलुकस का, बी ऑप्शन है सिकंदर का, सी ऑप्शन है डेरियस का और डी ऑप्शन है यूनानी का। यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है दूसरा का, ए ऑप्शन सही रिजल्ट सेलुकस का। ध्यान दीजिए, मेगास्थनीज यूनानी जो है वह शासक सेलुकस निकेटर का मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक है और सेलुकस निकेटर का मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए ऑप्शन है आपका आर्थिक संबंध, बी ऑप्शन है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, और सी ऑप्शन है आपका विदेशी नीति, और डी ऑप्शन है आपका धन संचय। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर आपका बी रिजल्ट सही है, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि त्रिपिटक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए ऑप्शन है जैन का, बी ऑप्शन है हिंदू का, सी ऑप्शन है पारसी का और डी ऑप्शन है आपका बौद्ध का। यानी रिजल्ट आपका यहाँ होता है ऑप्शन नंबर डी, रिजल्ट है आपका बौद्ध का। किनका है? तो बौद्ध का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, बी ऑप्शन है शांति एवं अहिंसा, सी ऑप्शन है बड़ों का सम्मान और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य था राजा के प्रति वफादारी रहना, शांति एवं अहिंसा बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना। यानी ई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। ये ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी ऑप्शन है अशोक के शिलालेखों में, सी ऑप्शन है पुराणों में और डी ऑप्शन है यहाँ पर आपके मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका रिजल्ट होता है मेगास्थनीज
पुस्तक की इंडिका में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त और ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीगुप्त। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। चीनी यात्री फाहियान जो था 399 से 414 ईस्वी में आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से 414 ईसा पूर्व में के शासनकाल में ही भारत आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध थी? चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के साथ व्यापार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह है ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होता है। तो हम लोग समझते हैं कि चोल काल के प्रश्न उत्तर सभी जो है आपके इस तरह से क्वेश्चन को देखना है और आगे समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दक्षिण भारत क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है शिखर, बी ऑप्शन है गुरुपुरम और सी ऑप्शन है देवालय और डी ऑप्शन है आपका मंडप। डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका मंडप। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का रिजल्ट है बी नंबर गोपुरम। गोपुरम आपका रिजल्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं और यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। शोभायमान जो होता है वह यहाँ के ऊपर किरीट कलश से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका ए ऑप्शन है बीजापुर, बी ऑप्शन है गोलकुंडा और सी ऑप्शन है हम्पी और डी ऑप्शन है बड़ोदरा। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कहाँ पर है? तो हम्पी में। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिले हैं और वास्तव में हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्र नदी के दक्षिण तट पर बसा हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही। तो इस तरह से क्वेश्चन को विश्लेषण करके आप लोग को बताया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से सुने, समझें और याद करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन और डी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ आपका रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट हो जाएगा सी ऑप्शन बलबन। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बलबन। क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी बलबन। ध्यान दीजिए, बलबन या गयासुद्दीन बलबन यह 1266 से 1286 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान या शासक था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजत्व सिद्धांत के
महत्वपूर्ण तत्व को बताएं। पहला क्या तत्व था कि राजवंश अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद है राजत्व को देवी संस्था मानते हुए उसने स्पष्ट किया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उसका स्थान पैगंबर के बाद है, यह बात बताया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सबको समझना है और नोट करते चलना है। अब हम क्वेश्चन 12 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रारंभ कब से हुआ? तो 12वीं शताब्दी से हुआ। ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी से हुआ, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी से हुआ और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका 15वीं शताब्दी से हुआ। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है 12वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ 12वीं शताब्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ए सही है। भारत में कागज का प्रयोग 11वीं शताब्दी तक अज्ञात था और 12वीं शताब्दी में इसका प्रचलन शुरू हो गया था, भारत में कागज का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। तो ये ऑप्शन हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में और ऑप्शन डी आपका शाहजहां के दरबार में। यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है 13 के बी नंबर, अकबर के दरबार में। किनके दरबार में? अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ। जब पुर्तगाली जो थे पुजारियों ने उसने यूरोपीय पेंटिंग्स भेंट के लिए जब किए थे। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो होता है वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है आपका अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है आपका हुमायूं। यानी आपका रिजल्ट होता है अकबर। क्या है? अकबर, अकबर के शासनकाल में। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय तीसरे मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किए थे। तो अकबर जो है वो उस समय जब मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन की। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझना है, विश्लेषण को, एक एक लाइन को कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 के निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजी ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ऑप्शन है सिंध, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है अवध और डी ऑप्शन है आपका सतारा। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को। किसको नहीं मिलाया गया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। प्रथम अंगल सिख युद्ध जो हुआ था वह 1845 से 1846 ईस्वी के बाद सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अवध को 1856 ईस्वी में तथा सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो क्वेश्चन जो पूछा कि निम्न में से किन देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। और प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ उसमें 1845 1816 में के बाद सिंध को अंग्रेजी ने मिला लिया था, तो सिंध को भी मिला लिया था। उसके बाद अवध को कब मिलाया था? तो अवध को आपको 1856 में मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1856 में मिलाया था अवध को। और सतारा को कब मिलाया था? तो सतारा को आपको मिलाया था 1848 में। कब मिलाया था? सतारा को मिलाया था आपको, ध्यान दीजिए, सतारा को मिलाया था 1848 में सतारा को मिला लिया था। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को समझते चलना है और नोट करते चलना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर नमक कानून को निरस्त करना, बी ऑप्शन है आपका सरकार के सत्ता की कटौती, सी ऑप्शन है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी आपका रिजल्ट होता है इनमें से सभी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था कि ए ऑप्शन है नमक कानूनों को निरस्त करना, बी ऑप्शन है सरकार के सत्ता की कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। यानी गांधी जी के नमक सत्याग्रह के उद्देश्य में सभी उद्देश्य सभी जो आपके ऑप्शन है यह तीनों ऑप्शन शामिल है। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है आपका बंगाल। यानी रिजल्ट है आपका बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। रिजल्ट कहाँ आपका बंगाल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1921 का मुपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में के किसानों के द्वारा अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार का नाम आता है। तो पूछा जाएगा कि मुपला विद्रोह के जो मुख्य नेता कौन थे, तो वह अली मुसलियार थे। तो इस तरह से आपको समझना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। ए ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह और डी ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन। यानी आपका रिजल्ट है बी नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 ईस्वी के द्वारा कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ इसके विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जब 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया और इसका स्वरूप देशव्यापी हो गया। तो इस तरह से जो बताया जा रहा है उस सब को समझना है हम लोग को। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के घोषणा के दौरान इसके विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो बताया कि भारत में जो स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध के दौरान हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में और ऑप्शन डी आपका 1932 में। यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 1929 में। कब गठन हुआ था, तो 1929 में। स्वामी सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। इसी के साथ उसके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो 1929 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बनता है।
तो इस सबको अच्छे से समझिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 2 अलग अलग राज्यों का गठन हुआ 1936 में हुआ था, एक उड़ीसा का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 21। निम्नलिखित में से किसे कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है GBK राव कमेटी और ऑप्शन डी है आपका सरकारिया आयोग। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका रिजल्ट है ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 1978 ईस्वी में गांवों में अलग न्याय पंचायत बनाने की अनुशंसा किए थे 1978 में। कब किए थे? तो 1978 में किए थे। कब किए थे? 1978 में एक नया गांव न्याय पंचायत गांव बनाने की अनुशंसा किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ए ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन है स्वच्छता, सी ऑप्शन है जनोपयोगी सेवा और ऑप्शन डी है आपका सार्वजनिक अनुशासन रख रखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव होता है। चलिए अब हम अच्छे से इसको विश्लेषण से एकदम समझ लीजिए कि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कानून व्यवस्था से संबंधित है और कानून व्यवस्था के संबंध से अन्य शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। तब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? संघ सूची में है ए ऑप्शन, बी में है राज्य सूची, सी में है समवर्ती सूची, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची अर्थात राज्य सूची को प्रविष्ट संख्या 5 में ग्राम प्रशासन विषय का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पंचायती राज प्रणाली किस सूची में रखा गया? तो रखा गया आपका राज्य सूची में। किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, एक में बिहार, 2 में है उत्तराखंड, 3 में मध्य प्रदेश और 4 में है आपका हिमाचल प्रदेश। यानी ए ऑप्शन में केवल 3, बी ऑप्शन में केवल 2 व 3 और सी ऑप्शन में 2, 3 व 4 और डी ऑप्शन में आपका 1, 2, 3 व 4। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिजल्ट जो होता है वह रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। 24 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 ये सभी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको अच्छे से याद कर ले। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? एक ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में और डी ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त से। यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ए ऑप्शन केवल लोकसभा में। तो धन विधेयक किस में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अंतर्गत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इससे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति अत्यंत सीमित है। तो धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। तो लोकसभा में किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 109 के तहत। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है आपका लोकसभा। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के 2 अनुच्छेद 124 के 2 के प्रावधानों के अधीन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर बी नंबर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 64 के 2 के प्रावधानों के 64 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के 1 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 62 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 65 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 70 वर्ष। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर 28 का जो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के प्रावधानों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वह 65 वर्ष किया गया। कितना किया गया? 65 वर्ष निर्धारित किया गया। तो किस अनुच्छेद 124 के 2 के तहत। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए ऑप्शन है आपका भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन है मंत्रिमंडल सचिव, सी ऑप्शन है आपका गृह सचिव और डी ऑप्शन है यहाँ पर वित्त सचिव। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव है आपका। 29 का रिजल्ट होता है आपका बी ऑप्शन। केंद्र सरकार के अधीन उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत कम, निम्न स्तर और डी ऑप्शन असंगठित क्षेत्र। यानी आपका रिजल्ट होता है डी ऑप्शन असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। भारत में कृषि पूर्णवृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। ए ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, सी ऑप्शन है आपका भारतीय स्टेट बैंक और डी ऑप्शन है इम्पीरियल बैंक। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर रिजल्ट है आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में कृषि पूर्णवृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? ए ऑप्शन निर्माण क्षेत्र में, बी ऑप्शन ऊर्जा क्षेत्र में, सी ऑप्शन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और डी ऑप्शन है आपका सेवा क्षेत्र में। यानी आपका यहाँ रिजल्ट जो है ऑप्शन नंबर
डी होता है सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सेवा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है इन व्यक्ति प्रभाव सर्वोच्च सेवा क्षेत्र में ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 33 नंबर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, बी ऑप्शन 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर और ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। यानी आपका रिजल्ट जो है डी ऑप्शन होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन आयात शुल्क में कमी, बी ऑप्शन आयात लाइसेंस का उन्मूलन और सी ऑप्शन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव और डी ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर डी ऑप्शन होता है। रिजल्ट आपका डी ऑप्शन है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश होता है, यानी रिजल्ट ऑप्शन आपका डी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? ए ऑप्शन 1998 से, बी ऑप्शन 1999 से, सी ऑप्शन 2001 से और डी ऑप्शन है आपका 2005 से। यानी आपका रिजल्ट होता है डी ऑप्शन 2005 से। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में 2002 ईस्वी में संसद द्वारा पारित हुआ था, लेकिन यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 के प्रभाव से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनती है? ए ऑप्शन व्यापार संबंधित आय उपाय, बी ऑप्शन व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, सी ऑप्शन व्यापार संबंधित निवेश उपाय और डी ऑप्शन व्यापार संबंधित अधिनियम उपाय। कौन सा? अधिनियम उपाय। यानी आपका रिजल्ट जो है सी ऑप्शन है। रिजल्ट क्या है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। TRIMS का सही विस्तारण जो है आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। ए ऑप्शन न्यूनतम, बी ऑप्शन न्यूनतम से द्वितीय, सी ऑप्शन उच्चतम और डी ऑप्शन उच्चतम से द्वितीय। यानी आपका रिजल्ट है बी ऑप्शन न्यूनतम से द्वितीय। देश में कृषि भूमि का जोतों का औसतन आकार सबसे कम बिहार में है। केरल में जहाँ 0.23, केरल में जो है 0.23 केरल में हेक्टेयर है और वहीं बिहार में 0.61 हेक्टेयर है। तो इस तरह से हम लोग को समझते चलना है, बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है असम में और डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश में। यानी आपका रिजल्ट होता है डी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ए ऑप्शन मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, बी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, सी ऑप्शन लाल सागर तथा फारस की खाड़ी और सी ऑप्शन है आपका एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। यानी ऑप्शन नंबर आपका 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ए ऑप्शन ग्रेट लैक्स प्रदेश, बी ऑप्शन अलाम्बा प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका कैलिफोर्निया प्रदेश और डी ऑप्शन है पीटर्सबर्ग प्रदेश। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है
ऑप्शन नंबर डी है पीटर्सबर्ग प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपगम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ए ऑप्शन मूल आवश्यकता, ए ऑप्शन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपगम अमर्त्य सेन से संबंधित है? ए ऑप्शन है मूल आवश्यकता उपगम, बी ऑप्शन है अक्षमता उपगम, सी ऑप्शन है आपका आयाम उपगम और डी ऑप्शन है आपका कल्याण उपागम। यानी आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपका यहाँ पर 41 के आपका रिजल्ट है बी नंबर अक्षमता उपगम, क्षमता उपगम। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन साओ पाउलो, बी ऑप्शन सैंटोस, सी ऑप्शन रियो डी जेनेरियो और डी ऑप्शन ब्यूनस आयर्स। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर है बी नंबर सैंटोस से। अब हम ब्राज़ील के सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है और सैंटोस ब्राज़ील के साओ पाउलो प्रांत में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी आपका रिजल्ट है डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। पर अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ए ऑप्शन लाल मिट्टी, बी ऑप्शन काली मिट्टी, सी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी और डी ऑप्शन लेटेराइट मिट्टी। यानी आपका रिजल्ट है सी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी ही निक्षेपित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान होता है 10%, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 12%, सी ऑप्शन 20% और डी ऑप्शन आपका 22% है। यानी आपका रिजल्ट है डी ऑप्शन 22%। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन देश है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान लगभग 22% है। कितना है? 22%। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्षा डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन 1911, बी ऑप्शन 1921, सी ऑप्शन 1931 और डी ऑप्शन है 1941। डी ऑप्शन है आपका 1941, डी ऑप्शन है 1941। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 1921। भारत में जननांकीय इतिहास में वर्ष 1921 को महान जननांकीय विभाजन की संज्ञा दी जाती है और 1911 से 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या में 77 लाख, कितना लाख? 77 लाख की कमी दर्ज की गई, इसलिए इस वर्ष को विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47 नंबर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है आपका चेन्नई, बी ऑप्शन है कोयम्बटूर, डी ऑप्शन है मैदूर और सी और डी ऑप्शन है सलेम। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका होता है ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर आपका रिजल्ट है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी होने के चलते इस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 48, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? रबर के उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर आपका बी, रिजल्ट होता है आपका बी नंबर केरल। क्या होता है? बी नंबर केरल।
आपको देश में रबर के अग्रणी रबर उत्पादक राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल है, लेकिन देश के कुल रबर उत्पादन में केरल राज्य का हिस्सा सर्वाधिक 70% है। कितना प्रतिशत? 70% है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है कोटर, ए ऑप्शन है कोटारपुरम को कोल्लम से, बी ऑप्शन है सदिया को धुरवी से, सी ऑप्शन है हल्दिया को इलाहाबाद से, और डी ऑप्शन है हल्दिया को कोलकाता से। यानी आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर सी ऑप्शन होता है हल्दिया को इलाहाबाद से। किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग एक का दर्जा अधिकृत रूप से प्रदान किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन तांबा खनन के लिए, बी ऑप्शन सोना खनन के लिए, और सी ऑप्शन अभ्रक खनन के लिए, और डी ऑप्शन है आपका लौह अयस्क खनन के लिए। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है ए नंबर तांबा खनन के लिए। किसके लिए? तांबा खनन के लिए। क्षेत्रीय बेल्ट राजस्थान में स्थित है और प्राचीन काल में से तांबा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपको आज की टॉपिक में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया गया। वो भी 50 क्वेश्चन आपको विश्लेषण के साथ, इसको बोलते हैं महाविश्लेषण के साथ 50 क्वेश्चन को कराया गया। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें ताकि इसकी फ़ायदा आपके सभी दोस्तों को मिल सके। तो धन्यवाद।